रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत। आज संडे का दिन और आज हम बात करते हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड किसी टॉपिक के ऊपर और आपको मिलवाते हैं खास मेहमानों से। यूं तो डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें, हर जगह चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस भी होते हैं जहाँ ये चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी जो यूनियन टेरिटरी है J&K, वहाँ चैलेंजेस बाकी प्लेसेस के कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा है। तो आज हम बात करेंगे हमारी यूनियन टेरिटरी J&K की, और साथ ही साथ इस शो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। एक ऐसी कहानी हम आपको सुनाएंगे इस शो के बीच में, कश्मीर से ही, जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाए। हम आपको सुनाएंगे कि कैसे DPS श्रीनगर, जो DPS श्रीनगर स्कूल है, किस तरह से बेशर्मी की सारी हदें पार कर गया है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो इस शो को जरूर सुनिएगा। तो आज J&K में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। जाहिर साहब हैं, जो सेव द डेस्टिट्यूट फाउंडेशन के हेड हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर चिंतनजीत कौर हैं, जो छोटे तारे फाउंडेशन के साथ वाबस्ता है। तो उनसे जानेंगे डिटेल्ड में वहाँ क्या चैलेंजेस हैं और क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को एम्पावर करने के लिए। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दानिश जी, शुक्रिया बहुत बहुत हमें ये मौका देने के लिए कि हम अपनी यूटी के बारे में, डिसेबिलिटी राइट्स के बारे में और प्रोविजंस के बारे में बात कर पाएं और अपनी बात आपके साथ शेयर कर पाएं और लोगों तक पहुंचा पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर साहब, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और अपनी फाउंडेशन के बारे में बताएं, ये कैसे काम करती है। सर देखिए, मैं एक बेसिकली मैं मेरा प्रोफेशन जो है, मैं एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर हूँ। मैंने MSW किया है, मास्टर इन सोशल वर्क, और मैंने 3 इयर्स किया हुआ है रिहैबिलिटेशन थेरेपी फ्रॉम RCI से मैंने किया हुआ है। तो 2013 में जो हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, 2013 में अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गई है। उसके बाद हमने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो बट जो मेन फोकस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो है चाइल्ड एंड डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेसी। हमारा मेन जो है कि कैसे इंक्लूजन को हम, अगर आप देखेंगे कि इंक्लूजन इज द, पूरे वर्ल्ड में आजकल इंक्लूजन पर काम किया जा रहा है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस है इंक्लूजन। तो हम बहुत सारे वर्कशॉप्स, एडवोकेसी वर्कशॉप्स करते हैं रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन, रिलेटेड टू डिसेबिलिटीज लॉज, रिलेटेड टू अर्ली इंटरवेंशन क्या है, जिसमें हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो है ऑब्जेक्टिव्स है, कैसे हम अवेयर करें, पेरेंट को कैसे हम अवेयर करें ताकि उनको अपने राइट्स का पता चले। जो हमारे 2016 एक्ट में जो पेरेंट्स के लिए राइट्स है, उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसी पे काम करती है। छोटे छोटे हम वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं। आपने कुछ पिटीशंस भी डाली थी हाई कोर्ट में, उसके बारे में बताएं थोड़ा। यस सर, 2018 में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम कैसे इन जो बच्चे हैं, स्पेशल नीड बच्चे, हम कैसे इनको मेन स्कूल्स में ले। तो उस पर हमने इनिशिएटिव लिया। तो पहले बिफोर वी मूव टू हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट का एक रूल होता है कि पहले आप कंसर्न डिपार्टमेंट को अप्रोच करें। हमने यहाँ के जितने भी स्कूल्स है, लीडिंग स्कूल्स है, उनको हमने एक लेटर भेजी, जिनमें से टेंडल बिस्को है, मेलनसन है, न्यू कॉन्वेंट है, मिंटो सर्कल है, या दिल्ली पब्लिक स्कूल बडगाम है। उनको हमने लेटर भेजी स्पीड पोस्ट के जरिए कि ऐसे जो है RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर
और डिसेबिलिटी एक्ट के अंडर आपको इन बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल्स में लेना है कुछ परसेंट। बट हमें कोई स्कूल से हमें कोई रिप्लाई नहीं आया, किसी स्कूल ने हमें वहाँ से रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद हमने 2019 में जो अगेन एक लेटर लिखी, जो चीफ सेक्रेटरी को लिखी हमने लेटर, और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को हमने लेटर लिखी। उसमें हमने उनको एक्सप्लेन किया कि इन बच्चों के भी राइट्स है अकॉर्डिंग टू 2016 एंड आरटीई एक्ट 2009। तो बट हमें कोई वहाँ से भी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन या चीफ सेक्रेटरी से भी हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद हमने अपने जो हमारा लीगल एडवाइज़र है उसके साथ बात की। उन्होंने कहा कि इट्स बेटर टू रजिस्टर PIL। तो 2020 में हमने ड्यूरिंग कोविड मई में हमने एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में डाल दी, जिसमें मेरे साथ मैडम थी डॉक्टर चिंतनजीत कौर एंड अनदर पिटिशनर था मुदस्सिर शाहबान। तो उसमें जो उस टाइम यहाँ पर मैडम थी चीफ जस्टिस मैडम गीता मित्तल, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, बोला दिस इज नीड ऑफ द आवर। अगर हमारे एक्ट में ऑलरेडी लिखा गया है 2016 एक्ट में अगर ऑलरेडी लिखा गया है कि इंक्लूजन है तो ये तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने नोटिस निकाली स्कूल्स को, बट स्कूल्स का यही कहना था कि हमारे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हमारे पास ट्रेनड स्टाफ नहीं है। तो बट जिस पे उनको CG चीफ जस्टिस ने बोला कि अगर एक्ट में है तो आपको करना पड़ेगा, आपको स्कूल्स बिल्डिंग एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, रोड ये जो है रैंप्स बनाने पड़ेंगे, और स्पेशल एजुकेटर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है या स्पीच थेरेपिस्ट या रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट है, आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो ऐसे ही केस चल गया, तो बट फरवरी में उसका डिसीजन आ गया जिसमें डबल बेंच ने उसमें फैसला दे दिया कि ऑलरेडी हमारे जो 370 के बाद जो यहाँ एक्ट है 2016 एक्ट वो लागू हो चुका है। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि रूल्स फ्रेम करे कि कैसे कितने % होने चाहिए, कैसे इन बच्चों को लेना है। बट अभी तक फरवरी से लेकर अभी तक वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जिनको रूल्स फ्रेम करने थे, तो अभी तक वो रूल्स फ्रेम नहीं हो चुके हैं। और जो पेरेंट्स है हमारे साथ कम से कम 200-300 पेरेंट जुड़े हुए हैं, जिनका हमेशा यही कंसर्न होता है कि स्कूल्स अलो नहीं करते हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो अब उम्मीद है कुल मिला के सेंसिटाइजेशन की दिक्कत काफी है वहाँ पे। बहुत है एग्जैक्टली, जिसपे हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेव द डेस्टिट्यूट फाउंडेशन पिछले 3 साल से काम कर रही है। हम एक साल में हम 2-3 बड़े बड़े स्टेट लेवल के वर्कशॉप्स करते हैं। जी जी, चिंतनजीत कौर जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। जी, मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आई एम अ ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट एंड रजिस्टर्ड अंडर IAP, और उसके साथ साथ मैंने मास्टर्स अपना साइकोलॉजी में परस्यू किया है। और मैं पिछले 8 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हूँ जिसे छोटे तारे फाउंडेशन कहते हैं, जिन्होंने 20 साल पहले एक इस इनिशिएटिव के साथ आए, जो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट है मिस्टर अर्जुमन मखदूमी, कि इन बच्चों के लिए कश्मीर में कोई ऐसी जगह नहीं थी और ऐसा कंसेप्ट नहीं था कि इन बच्चों को एक रूफ के अंडर लाया जा सकता है जहाँ पे इनका देखभाल और रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। सो इस कंसेप्ट के साथ ये संस्था शुरू हुई 2000 में। तो इनिशियली तो बहुत दिक्कत आई, क्योंकि अगर स्टिग्मा की बात करें तो बहुत हाई लेवल पे था, जैसे कि बाहर की स्टेट में भी है। सिर्फ ये बच्चे हमें कुछ ट्राइन्स के बाहर या कंप्लीट आइसोलेशन में दिखते थे, कि जहाँ पेरेंट्स भी डिनाई करते थे कि हाँ हमारा कोई ऐसा बच्चा है। और इनिशियली फिर हमें कम्युनिटी के अंदर जाके काम करना पड़ा, प्रोफाइलिंग हुई, फिर हमने पेरेंट्स को मोटिवेट किया, इन्फ्लुएंसर्स ढूंढे कम्युनिटी से कि हम उनको मोटिवेट कर पाएं कि इन सब बच्चों के लिए देखभाल के लिए एक जगह है जहां इनका देखभाल किया जाता है और इनको रिहैबिलिटेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। तो इस तरह ये सफर शुरू हुआ, और होते 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 आज की डेट में हमारे पास कोई 1500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन केसेस हैं, 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल बेस्ड एक्टिविटीज और रिहैबिलिटेशन करते हैं हम विद इन श्रीनगर, और 450 से ज्यादा विद इन थ्रू आउट कश्मीर वैली जो आउटरीच में हैं, जो वीकली बेस्ड आते हैं। और इसके साथ साथ ही जैसे ICPS आया, JJ एक्ट आया हमारा
13 में, 14 में इम्प्लीमेंट हुआ, 16 में ICPS का डिपार्टमेंट इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम आई, तो उसके अंदर हमारी संस्था एज ए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन भी रजिस्टर हुई, जिसमें हम 24/7 जो चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस हैं, चाइल्ड लेबर के केसेस हैं, चाइल्ड मैरिज के केसेस हैं, तो वो हमारे पास रहते हैं अनटिल अनलेस, जब तक कि उनकी रेस्टोरेशन बैक टू देयर फैमिलीज नहीं होती। उनको भी रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है, उनको शेल्टर दिया जाता है, प्रॉपर काउंसलिंग और एजुकेशन दी जाती है। ये वाया CWC के थ्रू होता है, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज हैं, वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं। उसके अलावा हम 20 साल में काफी फील्ड का भी काम कर चुके हैं, लेकिन डिसेबिलिटी जो है वो एक कोर कंपोनेंट है, अहम हिस्सा है इस संस्था का, जिसमें जैसे आप जानते हैं कि कश्मीर में गाँव से आए दिन कभी अनरेस्ट, जैसे 2014 में फ्लड्स रहे, उससे पहले अर्थक्वेक्स रहे, तो कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। उसमें हम लोग काफी रिलीफ का भी काम करते हैं, जिसमें लेकिन हमारा पहला जो टारगेट होता है पीपल विद डिसेबिलिटी होता है कि हम उनको लाइक फूड किट्स, हाइजीन किट्स या हेल्थ के थ्रू कैसे हेल्प कर पाएं और रीच आउट कर पाएं। जी, तो हमें बताएं कि क्या सूरत हाल है वहाँ पे। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, नेट भी चला जाता है बीच बीच में, तो अभी जो सूरत हाल है, कोविड चल रहा है, तो कितना टफ जीवन है वहाँ पे। तो अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, 2 साल से यहाँ कोविड जो चल रहा है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को बहुत से मुश्किलों का दिक्कतें आ रही है। तो पहले अगर बात करें हम उनकी हेल्थ के बारे में, या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ बच्चों के जो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, तो उनको भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो भी बच्चे हैं वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो है हमारे जम्मू कश्मीर में, तो उनको 2 साल से वो घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जितने भी स्पेशल स्कूल्स है या नॉर्मल स्कूल्स है या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, वो पूरे बंद है बिकॉज ऑफ कोविड। तो कुछ स्कूल्स ने जो है इनिशिएटिव लिया है, या स्पेशल स्कूल्स है उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि ऑनलाइन क्लासेस का। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर हो या स्पेशल स्कूल हो या डे केयर सेंटर है, वो आहिस्ता आहिस्ता चालू हो रहे हैं। तो पहले है इशू हमारे जम्मू कश्मीर में, वो है एसेसिबिलिटी का। एसेसिबिलिटी के बाद जो आप देखिए अभी हमारे बिल्डिंग्स जो है वो फुली एसेसिबल नहीं है, जबकि आफ्टर 370 आर्टिकल यहाँ पर 2016 एक्ट, RPD एक्ट 2016 जो है लागू हो चुका है। तो उस में ऑलरेडी मेंशन है एसेसिबिलिटी। इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन जो हमारे जम्मू कश्मीर में कम से कम अकॉर्डिंग टू सर्वे एंड अकॉर्डिंग टू रमसा 50,000 जो विजिबल डिसेबिलिटी है, जो अकॉर्डिंग टू रमसा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक सर्वे जो किया है उसमें 50,000 के आ रही है ना पॉपुलेशन, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल जो रजिस्टर है स्कूल्स के साथ, रमसा के साथ। तो उनमें जो है रिसोर्स रूम की अगर आप बात करें, कश्मीर में बात करेंगे हम, रिसोर्स रूम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है यहाँ पर रमसा, उन्होंने हर किसी डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हमारे जम्मू कश्मीर में, तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स है, जम्मू में 10 डिस्ट्रिक्ट्स है, कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट्स है। हर किसी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है 5 और 6 रिसोर्स रूम्स है, बट उनमें से 1-2 फुली फंक्शनल है, जो बाकी रिसोर्स रूम है वो फुली इक्विप्ड नहीं है। जी, तो बेसिकली बिगिनिंग में आप कह रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम काफी ज्यादा है वहाँ पे। एग्जैक्टली बिल्डिंग्स एक्सेसिबल नहीं है, बिल्डिंग्स या अच्छा एक चीज बताएं, फिर मैं मैडम के पास जाऊंगा। जब ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है और बहुत दफा वहाँ पे जब इंटरनेट नहीं होता, तो तब चीजें कैसे मैनेज करते हैं वहाँ के लोग? वो तो फिर रह जाता है वो तो मतलब उसमें तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप देखेंगे कि बिफोर जब हो गया था, डेथ हो गई थी सईद अली शाह गिलानी की, तो 3 दिन नेट बंद था, तो वो तो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, नॉट ओनली पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वो तो बिल्कुल
नॉर्मल बच्चों को भी फेस करना पड़ता है। जी जी मैम, आपके हिसाब से क्या दिखते हैं आज की डेट में वहाँ? जी, अगर हम पहले डेटा की बात करें कि हमारे पास एक कंक्रीट डेटा नहीं है। जेएनके में जो हमारा सेंसस हुआ था वो लॉन्ग बैक, आज से 11 साल पहले 2011 में हुआ था, जो हमें एक फिगर दे रहा है 3,50,000 के आसपास जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज तब आइडेंटिफाई हुए थे। उसके बाद हमारा नया एक्ट आया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसमें 21 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया। तो एक हमारे पास एक कंक्रीट डेटा नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में वो अवेलेबल नहीं है। तब से लेके आज 11 साल हो चुके हैं, तो और भी कुछ इसमें ऐड हुआ होगा। तो कहीं पे भी अगर क्योंकि ऑलरेडी हम एक कन्फ्लिक्ट जोन में हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजंस, कभी भी कोई ऐसी चीज आती है, हमारा सिस्मिक जोन भी है, अर्थक्वेक आप देखेंगे, तो कभी भी अगर ऐसी कोई दिक्कत आए तो एक डेटा हमारे पास जरूर होना है कि कौन कौन सी जगह है कम से कम जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ये डेटा सारे डिपार्टमेंट्स में होना चाहिए, स्पेशली हमारा जो पेरेंट डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें ये आइडेंटिफाइड लोग होने चाहिए कि कितना हमारा अकाउंट, व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर क्या है हमारे पास। उसके बाद जैसे कि 2019 में हमारा एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल का, उसके बाद यूनियन टेरिटरी बनी। तो अगर हम देखें प्रावधानों से हम लोग सेंट्रल एक्ट के अंडर आ गए। बहुत अच्छे प्रोविजन थे, जैसे नेशनल ट्रस्ट की अगर हम बात करें या आरपीडब्ल्यूडी 2020 रूल्स की बात करें, वो यहाँ पे लागू हो गए। अभी भी वो पेपर्स में ही हैं। कितना टाइम लगेगा, कितना कब तक वो चीज आएगी, इम्प्लीमेंट होगी, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात है एक्सेसिबिलिटी। एक पर्सन विद डिसेबल तभी अपनी चीज के लिए, अपनी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या एक रोजमर्रा की जिंदगी के लिए तभी बाहर आएगा जब एक्सेसिबिलिटी का प्रावधान होगा। वो रोड्स वैसे होंगे, वो जगहें वैसी होंगी, बिल्डिंग्स हमारी, स्पेशली हमारी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स। अगर आप हेल्थ की बात करें, हमारे हॉस्पिटल्स कितने इक्विप्ड हैं कि एक डिसेबल वहां जाके नॉर्मली ओपीडी में एक गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाए और कोई भी अपनी हेल्थ इशू को एड्रेस कर पाए, नहीं है। उसके बाद कुछ जो हमारे मेन एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट, अच्छा सोशल वेलफेयर इज द पेरेंट डिपार्टमेंट, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आप अगर श्रीनगर की हम बात करें कि वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे हमारे जो डीजी साहब हैं वो बैठते हैं। इस हाल में अगर कोई बंदा वहां आ रहा है, या तो उनको नीचे आना है, या इस बंदे को वेट करना है, या इसको 2 बंदे और चाहिए जो असिस्ट करके ऊपर ले जाए और बात करे। तीसरी अहम बात है सीआरसी, जो हमारा एक गवर्नमेंट का इदारा है, जिसमें काफी, अब जैसे मैंने पहले ही कोट किया कि 19 के बाद हमें सेंट्रल लॉज काफी अच्छे हैं जो हमें एम्पावर करते हैं, और बहुत अच्छी नेशनल एक्ट ही एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत से प्रोविजंस हैं जो कि हेल्प आउट कर सकते हैं। बट इस टाइम नीड ऑफ टाइम है उन प्रोविजंस या प्रावधान जो हैं उनको पहचानने की, और उनको एडवोकेसी करने की, और उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की। बिल्कुल सही। तो बेसिकली जो मैं समझ पा रहा हूँ कि बेशक आपका जो कॉन्फ्लिक्ट रीजन है, कई चीजें हैं, लेकिन जो इश्यूज हैं वो बाकी जगहों की तरह ही है। जैसे डेटा की बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में हर जगह पे, और डेटा होगा तो प्रॉपरली उस क्षेत्र में काम किया जा सकता है। तो डेटा की समस्या है, एक्सेसिबिलिटी की समस्या है, और ये बड़े इश्यूज हैं। बिल्कुल। एक सवाल और चिंतन जी आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज्यादा मेट्रो सिटीज में काम करती हैं, इन एरियोज में कम है। तो कश्मीर में, JNK में मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो NGOs है उनका रोल क्या है? क्या एक बड़ी मात्रा में वहाँ काम चल रहा है या काम स्लो है अभी? डिसेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहा हूँ। देखिए, डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो बहुत एक्सक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस पे काम कर रही हैं। बाकी कुछ NGO जो नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल, जैसे हमारी अपनी संस्था की मैं बात करूं, हम क्राई के साथ भी काम कर चुके हैं और यूनिसेफ के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं। लेकिन डिसेबिलिटी सेक्टर जो है, जो कश्मीर के हालात अगर हम देखें कि ये नंबर बहुत बढ़ता जाता है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन कि मेंटल हेल्थ वैसी है, हेल्थ का एक्सेस वैसा है,
बहुत एज ए प्रैक्टिशनर मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं कि रेयर ऑफ द रेयर कंडीशंस जो मैंने पढ़ी हैं वो मुझे प्रैक्टिस में देखने को मिलती हैं, और दिन ब दिन ये नंबर बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली बढ़ता जा रहा है। तो जो हमारे कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं और उनको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स को भी आगे आना चाहिए। लाइक अगर हम एम्प्लॉयमेंट की भी बात करें तो हमारे प्राइवेट कितने एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। लाइक टूरिज्म एक बहुत बड़ा हब है कश्मीर, जहां इन लोगों को अच्छी अकोमोडेशन मिल सकती है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन या किस हिसाब की इनकी डिसेबिलिटी हो। सो बहुत से प्रावधान हैं जो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, बट जैसे कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये पूरा नहीं मिल पाता उनके साथ। और कुछ मैं आपके साथ इनिशिएटिव्स ऐसे शेयर करूं कि कुछ लोगों ने खुद से ही जिम्मा लिया अपने कंधों पे। जिस संस्था से मैं हूँ उन लोगों ने खुद सोचा 20 साल पहले कि हम ऐसा इनिशिएटिव शुरू करें, या अभी ज़हीर सेव द डेस्टिट्यूट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी ये जिम्मा खुद से लिया। या हम हमारी यहाँ पे एक व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन, एक स्पेशल आर्टिजन्स का ग्रुप है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये जिम्मा उठा रहे हैं, लेकिन अगेन हमारे जो हाई लेवल फंक्शनरीज हैं उनको आगे आना पड़ेगा, हमारे जो एडवोकेट्स हैं एडवोकेसी के उनको आगे आना पड़ेगा, और ये कलेक्टिव एफर्ट होगी। बट आज की डेट में जो हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी हैं मिस शीतल नंदा, उनकी अप्रोच बहुत अच्छी है इस चीज को लेके, बहुत प्रोएक्टिव है। तो उसके साथ साथ लेकिन कलेक्टिवली पूरी टीम को आना पड़ेगा, एज ए सोसाइटी सबको आना पड़ेगा, अगर हम इंक्लूजन का ख्वाब देख रहे हैं और उसे पूरा करने का सोच रहे हैं। बिल्कुल। जय साहब, ये बताएं कि आपने बताया कि जो वहाँ पे मेन प्रॉब्लम है सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस को लेके, तो वो लोगों का एटीट्यूड चेंज करने का, जो एडमिनिस्ट्रेशन का एटीट्यूड चेंज करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? क्यों वहाँ पर अब तो बहुत जगह पे एटीट्यूड में तब्दीलियां आ रही हैं, मीडिया में अच्छा लिखा जा रहा है, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी बहुत कुछ नहीं है, लेकिन प्रिंट में काफी आर्टिकल्स आ रहे हैं, काफी अवेयरनेस हो रही है। तो इसके बावजूद कश्मीर में चीजें बहुत स्लो क्यों बदल रही है, तब्दीलियां फास्ट क्यों नहीं आ रही? देखिए सर, जो अवेयरनेस का है, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले बच्चों की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स जो है वो डिप्रेशन में होते हैं जब 2 साल की एज में उनको पता चलता है कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है, सर्बल पैलिसी है, डाउन सिंड्रोम है। तो पहले उनमें एक्सेप्टेंस है ही नहीं, या एक्सेप्टेंस की बात अगर हम करें, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे में अब डिसेबिलिटी है, हमें अब क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। तो या यहाँ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको यहाँ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो बाकी ज़िले हैं, अब श्रीनगर को छोड़कर, क्योंकि श्रीनगर में जो पेरेंट्स है वो अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयर हो चुके हैं। अगर हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, वहाँ अभी उतनी अवेयरनेस नहीं कि अगर बच्चा है स्पेशली एबल्ड है, इसको किन चीज़ों का हमें कहाँ से थेरेपी स्टार्ट करनी है, कहाँ ले जाना है, डायग्नोज कैसे करना है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसेबिलिटी पे काम कर रही है, तो उनको चाहिए कि मतलब आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स रूरल एरियाज में जाए, या डायरेक्टर सोशल वेलफेयर है, ये उनका भी एक रोल बनता है, क्योंकि डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर इन डिसेबिलिटी के साथ डील करता है। तो उनका भी रोल बनता है कि डिफरेंट रूरल एरियाज में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में अवेयरनेस कैंप्स करे, ताकि लोगों को बताए कि डिसेबिलिटी है, कैसे इन बच्चों के साथ डील करना है, कौन कौन सी थेरेपी देना है। तो ये है। तो मुझे लगता है कि ये खाली एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर काम करना है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाना है, पेरेंट को हमें एम्पावर करना है, कैसे किस स्टेज में आपको, या अगर हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बात करें, पेरेंट्स को पता ही नहीं है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ मिलती है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, या जैसे मैंने आपको बोला कि रिसोर्स रूम गवर्नमेंट ने खोले हैं, समग्रा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो उनके रिसोर्स रूम है, वहाँ पर आफ्टर एवरी 1 मंथ
उनको कैंप लगाने पड़ेंगे ताकि वो डिसेबल जो पेरेंट होता है वो वहाँ आ सके, तो ऑन द स्पॉट उनका चेक हो, तो ऑन द स्पॉट उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल सकती है वैसे। तो वरना पेरेंट को ढूंढना पड़ता है कि पहले उनको अवेयरनेस है ही नहीं डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है उसके क्या बेनिफिट्स है, तो वो हमें पेरेंट्स को बोलना है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो कहाँ से आपको मिलेगी, उसके बेनिफिट्स क्या है, अर्ली इंटरवेंशन क्या है, कैसे आप अपने बच्चे को मतलब अर्ली इंटरवेंशन में ठीक कर सकते हो। तो या हम कर सकते हैं ऑफलाइन मोड्स पर भी, हम थोड़ा प्रिंट मीडिया हम कर सकते हैं, या हमें जाना पड़ेगा रूरल एरियाज में, वहाँ हमें ये वर्कशॉप्स करने पड़ेंगे, हमें स्टेक होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा जिसमें हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स क्या है, क्या अर्ली इंटरवेंशन क्या है, इनक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तो और टेक्नोलॉजी ने भी काफी एम्पावर किया होगा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को, जैसे बाकी जगह पे किया है। यस एग्जैक्टली। अगर आप देखेंगे यहाँ कश्मीर में जो अभी डिसेबल है, मैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनमें एक स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर, वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो बंदा, उसने खुद अपना इनिशिएटिव लिया है, उसने खोला है स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर। तो वहाँ उनके साथ 25 आर्टिजन जुड़े हुए हैं जो पश्मीना का शॉल्स बनाते हैं। तो अभी जो यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड। तो जो चेंज आना शुरू हो गया है। एग्जैक्टली चेंज आना शुरू हो गया है जो। और 2016 एक्ट, पहले हमें बोला जाता था कि पंजाब में, दिल्ली में ये एक्ट है, ये कश्मीर में अभी ये एक्ट लागू नहीं है। तो जो भी एक्ट बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में लागू होता था वो कश्मीर में लागू नहीं होता था, क्योंकि यहाँ 370 आर्टिकल है। बट 370 आर्टिकल के बाद यहाँ जितने भी सेंट्रल लॉ है वो एप्लीकेबल है, अब हमें बोलना नहीं पड़ता है। काफी एम्पावर किया, अब आप एडवोकेसी कोर्ट में आसानी से जा सकते हैं 2016 के बेस पे। तो वो तो 2016 में तो बहुत कुछ है, बहुत फ्लेक्सिबल एक्ट है। हाँ, इंक्लूजन है। रंजीत कौर जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से क्या इनिशिएटिव्स इमीडिएटली लेने की जरूरत है, बी इट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, बी इट फ्रॉम द सोसाइटी, ताकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की एम्पावरमेंट तेजी से हो सके जे&के में? देखिए, जैसे कि अभी डेटा की मैंने अहम बात की कि डेटा बहुत ज़रूरी है। एक तो इमीडिएटली एक डेटाबेस होना चाहिए जिसपे हमारी, अगर जे&के की बात करें, जिसपे ये लोग रजिस्टर्ड हों और एक कंक्रीट नंबर हो। दूसरी अहम बात आती है एसेसिबिलिटी की। जब तक एसेसिबिलिटी नहीं है तो हम लोग बिल्कुल नहीं सोच सकते कि हमें एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में इन लोगों की पार्टिसिपेशन दिखे। तीसरा बहुत अहम बात है RTE की, राइट टू एजुकेशन। ये बच्चे सिर्फ स्पेशल स्कूल्स तक नहीं महदूद हो सकते। ठीक है, अगर कोई एडल्ट है अब वो तो उस तक पहुंच गया है, लेकिन अगर हम प्रिवेंटिव अप्रोच की बात करें तो उस पे चेक होना बहुत ही जरूरी है, ताकि जितनी जल्दी आइडेंटिफाई हो। हर डिस्ट्रिक्ट में एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर होना चाहिए जो इस चीज पे काम करे, आइडेंटिफाई करे। और अगर ऑलरेडी जैसे समग्रा के अंडर रिसोर्स रूम्स आते हैं वो स्ट्रेंथन हो, उनमें अगर हर डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 बंदे हो और ह्यूमन रिसोर्सेज आए। तीसरा एक अहम कंपोनेंट है CRC का, कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर जिसे हम कह रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट के अंडर आता है। उनके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्ट्रेंथन प्रोविजंस हैं जो इन लोगों के लिए, एम्पावरमेंट के लिए हैं। बहुत ही डिफरेंट प्रावधान है जो ये लोग अवेल कर सकते हैं। लेकिन मिसिंग हमारे बीच क्या है, वो ब्रिज, वो एक कड़ी जो इन अपॉर्चुनिटीज तक इनको पहुंचा पाए ताकि ये पूरी तरह अवेल कर पाए। दूसरा, क्योंकि अभी जी आप कंप्लीट करें। जी, दूसरा ये है कि जो इसकी एक्सेसिबिलिटी की बात की, अभी एक्सेसिबल इंडिया बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। तो उसके अंडर भी जो हमारी कुछ बाहर की संस्थाएं हैं, हम उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज यहाँ आए। डिसेबिलिटी बहुत बढ़ चढ़ के इस नंबर में है और दिन ब दिन ये राइज हो रहा है। और बाहर की भी कुछ एजेंसीज हैं जो आए, हमारे साथ टाई अप करें, काम करें और मिलजुल के हम छोटे छोटे जो कंट्रीब्यूशन है वो कर पाए, ताकि हम अच्छे से अच्छा बहुत अच्छे तरह इन लोगों को एम्पावर कर पाए। और लाइवलीहुड का भी एक बहुत अच्छा स्कोप है, जो कि सेटअप्स, जैसे कि अभी इन्होंने मेंशन किया स्पेशल हैंड्स, तो वो एक ग्रुप ऑफ आर्टिजन्स है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले हैं और वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडवर्क क्राफ्ट करते हैं।
तो ऐसे लिंकअप्स की जरूरत है, या मेरी संस्थान है या कोई और संस्थान है जिससे हम कुछ बच्चों को बेनिफिट कर सके, कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एम्पावर कर सके। तो आपने ये चीजें बताई और ये होनी चाहिए, ये नीड ऑफ द आवर है। बट सवाल ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही है, ये ब्रिज गैप जो गैप है वो ब्रिज क्यों नहीं हो पा रहा? बहुत ही अच्छा सवाल किया सर आपने। देखिए, जहाँ पे रिसोर्सेज की बात आती है तो काफी कॉन्स्ट्रेंट हो जाते हैं हम। आज कोविड की वजह से 2 साल से दुनिया बंद है, रिस्ट्रिक्टेड है या कॉन्स्ट्रेंट हो चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से कश्मीर में ऐसा तीसरा साल है। पोस्ट आर्टिकल हम लोग बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो कश्मीर के जो भी हालात रहे हैं वो हम लोगों को काफी रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। और क्योंकि मैं खुद एक संस्था से वाबस्ता हूँ, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो पाए। लेकिन देखें, हमारे रिसोर्सेज उतने ही हैं कि हम श्रीनगर में बेस्ड हैं, तो हम जितने बच्चे अकोमोडेट कर पाएंगे श्रीनगर के कर पाएंगे, या जितने वेलफेयर बेनिफिशरीज हैं श्रीनगर के कर पाएंगे। तो आउटरीच में पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है। उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, फंडिंग चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन आज की डेट में हम अगर कश्मीर की बात करें, जैसे आपने भी जिक्र किया कि चेंजेस आ रही हैं, तो ये कलेक्टिव एफर्ट्स हैं सबकी, कुछ संस्थानों की, कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स की, कुछ ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छे प्रोविजंस आए, कुछ जो हमारे फंक्शनरीज प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो ये कलेक्टिव एफर्ट्स थे, अभी भी बहुत सारी जरूरत किया जाए और हम आगे की ओर चलें और ये गैप्स को हम बिल्डअप कर पाएं और एक इंक्लूसिव सेटअप का सपना जो हम देख रहे हैं उसे मुमकिन कर पाएं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या J&K में भी अभी भी वो रिलीजियस थिंकिंग है कि आप डिसेबल्ड हो गए, ये आपके पुराने जन्मों का फल आपको मिलता है? तो क्या कहीं ना कहीं ये भी जो सोच है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को एम्पावर नहीं होने दे रही J&K में? बहुत बहुत अच्छा और मेरे दिल के करीब का आपने सवाल किया। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूं, बहुत एक चेंज है। जैसे मैंने इनिशियली कहा, हम प्रैक्टिशनर्स हैं फील्ड में। जब हम आउटरीचेस में गए तो हाल ऐसा भी था, ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 7-8 साल पुरानी। जब हम नए केसेस को ढूंढने गए तो गांव के घरों में हमें ऐसा मिला कि या तो वहाँ वो घर का जानवर, एक गाय बंधी हुई थी या एक डिसेबल बच्चा बंधा हुआ था। तो ऐसा हाल था, लेकिन अभी उसमें चेंज है, आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज आ रही है। स्टिग्मा बहुत था, पीर फकीरी की नजर से देखा जाता था कि ये आपके कर्म है या फिर ऐसा है जो आप कोट कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को चेंज करना है और ये चेंज हो रहा है। एक बहुत ही अहम बात मैं शेयर करूंगी कि जिसे हम कहेंगे एटिकेट्स टुवर्ड पर्सन विद डिसेबिलिटीज। या तो हमें इसे बेसिक लाना पड़ेगा करिकुलम में ही। हम अगर सोसाइटी में बात करें या आज भी आप सड़क पे चले जाएं तो बहुत कम लोग हैं जो सेंसिटाइज हैं इस चीज को लेके कि अगर एक आईडी का बंदा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ है या डाउन सिंड्रोम का बंदा घूम रहा है तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना है और कैसे हमें सोच रखनी है। तो इसके लिए इंक्लूसिव माइंडसेट की जो मैं बात कर रही हूँ वो बहुत जरूरी है। जो हमारे इनफैक्ट बच्चे हैं, एक करिकुलम में ऐसी चीज लाई जाए कि व्हाट आर द एटिकेट्स, क्या एथिक्स हैं इन लोगों के साथ बिहेव करने के और कैसे इनकी तरफ अप्रोच किया जाए। और इट हैज टू बी बेसिक, रैशनल, और ये नीचे माशरे से ही शुरू होना चाहिए ताकि ये ऊपर तक जाए और हम सब एक इक्वालिटी, एक जैसे इस फ्लीट पे आए। जाहिर साहब, उस केस के बारे में भी शॉर्ट में थोड़ा सा बताएं जिस बच्चे के स्कूल में एक्सीडेंट हुआ था और अब वो कंपनसेशन के लिए आपकी लड़ाई चल रही है। अच्छा सर, 2019 में जो अयान जफर है, विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड, 10 इयर्स ओल्ड, उनका एक्सीडेंट हो गया था दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर में। तो जून में उनका हो गया था ये एक्सीडेंट, क्योंकि जो स्कूल की वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जा रहा था, तो स्कूल की गाड़ी ग्राउंड में आई तो वो उसके ऊपर चढ़ गई। एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट जो स्कूल मैनेजमेंट है उन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स दे सेड कि स्कूल मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि जितना भी इसका ट्रीटमेंट आएगा
तो हम आपको देंगे वो। तो उसके बाद पेरेंट बाहर, क्योंकि यहाँ कश्मीर में उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सका, तो डॉक्टर्स ने उनको रेफ़र किया बाहर मुंबई। तो वो मुंबई में गए तो वहाँ भी उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, क्योंकि जो उनकी नस थी वो उनकी कट गई थी, तो उनका फुट ड्रॉप हो चुका था, और जो उनका टेंडन भी कट गया था। तो फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको तमिलनाडु भेजा, बोला वहाँ ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके बाद पेरेंट्स तमिलनाडु चले गए। उसी दौरान यहाँ पर 370 आर्टिकल हो गया, फ़ोन भी बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। तो उसके बाद जो पेरेंट्स वापस आता है दिसंबर में, जून से लेकर जनवरी में जब पेरेंट्स वापस आता है ट्रीटमेंट करके, तो पेरेंट्स अप्रोच करते हैं स्कूल मैनेजमेंट को कि हमारा जो है ट्रीटमेंट हो चुका है, बट अभी भी बच्चा उतना बेड रिडन है, अब इसको पूरा रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। तो स्कूल ने उनको बोला कि वो है, मतलब एक्सक्यूज़ करके उसको कुछ कंपनसेशन नहीं दिया। तो और उनको बोला कि आपका फीस कितना है तो वो आप पे कीजिए। तो पेरेंट्स ने मई 2020 में हमारे साथ डॉक्टर चिंतन जीत को अप्रोच किया, मुझे अप्रोच किया, हमारे साथ दूसरा है सोशल वर्कर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी है, मुदस्सिर शाबान, हम तीनों को अप्रोच किया। तो हमें लगा कि पहले हमें स्कूल को अप्रोच करना चाहिए। तो हमने पहले स्कूल को मेल लिखा कि ऐसे है, पेरेंट ने हमें अप्रोच किया है। तो बट स्कूल ने हमें कोई रिप्लाई नहीं किया मेल का। उसके बाद हम डिसेबिलिटी कमीशन में चले गए। डिसेबिलिटी कमीशन में हमने ये डाला, कंप्लेंट डाली। तो डिसेबिलिटी कमीशन ने इमीडिएट उस पर एक्शन लेकर स्कूल को एक नोटिस भेजी, और डीजी पुलिस, डायरेक्टर जनरल पुलिस को नोटिस भेजी इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो फिर स्कूल ने यहाँ से रिप्लाई दिया कि ये नेग्लिजेंस नहीं है, वो है, मतलब इसमें बच्चा जा रहा था एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, तो ये हो गया, तो हम बहुत इस पे ये है शर्मिंदा है। तो बट फिर उसके बाद जो है कोर्ट ने डिसाइड किया, एक ऑनलाइन हेयरिंग जो डिसेबिलिटी कमीशन में इनका होता है, रूल होता है ऑनलाइन हेयरिंग का, वो कर दिया उन्होंने। तो हमारी तरफ से भी लॉयर्स थे और स्कूल की तरफ से भी लॉयर्स थे। तो ऑनलाइन हेयरिंग 1 घंटा चला, जिसमें जो कमिश्नर है उन्होंने पेरेंट्स का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, उन्होंने स्कूल का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। तो 24 अगस्त जजमेंट बच्चे के हक में आता है, अयान के हक में, हमारे हक में जजमेंट आता है। तो उसके बाद हम वेट करते हैं 2 महीने का, बट हमें कोई पेरेंट को कोई स्कूल की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया कि इसमें लिखा गया है, जिसमें जजमेंट में लिखा गया है कि एक तो फुल कंपनसेशन देना पड़ेगा ट्रीटमेंट का, और जितनी भी एजुकेशन है 10th 12th स्कूल को देना पड़ेगा, और स्कूल को स्टूडेंट को कोई भी स्कूल से नहीं निकाल सकता है और कोई भी हर्ष नहीं कर सकता है। तो उसके बाद पेरेंट ने स्कूल मेल किया, उनको अप्रोच किया कि जो जजमेंट है वो आप फॉलो कीजिए, बट स्कूल ने कोई ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई। तो उसके बाद हमने नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स न्यू दिल्ली हमने अप्रोच किया। तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और एसएसपी ह्यूमन राइट कमीशन को भी हमने अप्रोच किया, उन्होंने एसएसपी श्रीनगर को लिखा कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो डिप्टी कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी थे उस टाइम, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, तो वो स्कूल भेजी, जिसमें एसीआर था, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू था, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, तहसीलदार रिकवरी था, उनको स्कूल भेजा। तो स्कूल में उन्होंने स्कूल वालों के साथ बात की, तो स्कूल का यही एक्सक्यूज़ था कि ये नेग्लिजेंस नहीं है और हमने ऑलरेडी जो है ये केस मैक्ट में लिया है, जबकि जजमेंट में लिखा गया है कि मैक्ट आरपीडी एक्ट में नहीं आता है। पेरेंट ने आरपीडी एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, 2016 के अंडर केस किया है, तो उसमें मैक्ट नहीं आता है। मैक्ट इज समथिंग डिफरेंट, मैक्ट इज इंश्योरेंस मनी। स्कूल को कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि बिफोर एक्सीडेंट चाइल्ड वाज ओनली विजुअली इम्पेयर्ड, आफ्टर एक्सीडेंट जो चाइल्ड है अब वो व्हील चेयर यूजर बन गया है, एंड 3 साल से वो स्टिल बेड रिडन है।
तो उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने एक डॉक्टर की कमेटी बुलाई, गवर्नमेंट डॉक्टर की कमेटी, और उनको बच्चे के घर में भेजा ताकि उनका असेसमेंट हो कि बच्चे की कंडीशन क्या है। तो डॉक्टर की टीम एंड स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर, एडवोकेट, वो उनके साथ गए। तो डॉक्टर ने भी अपना रिपोर्ट दे दिया कि बच्चा जो है वो पूरा डैमेज हो चुका है, इसकी जो सेंसरी अवर लॉस है, और इसको चाहिए कि स्कूल को फुल रिहैबिलिटेट करे। इसके लिए जितना है बेड है वो एसेसिबल होना चाहिए, और चेयर है वो एसेसिबल होनी चाहिए, और इसको कंपनसेशन, स्कूल को चाहिए कि इसको कंपनसेशन दे ताकि बच्चे इसका फुल रिहैबिलिटेशन में इसको हेल्प हो सके कंपनसेशन से। बट उसके बाद भी जो है स्कूल ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, ऑली एक्सक्यूजेस बोल रहे हैं कि हमारा मैक्ट में है, ये है। तो उसके बाद हमने अगेन रिमाइंडर डाल दिया नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और उसी के साथ हमने स्मृति ईरानी मैडम को भी एक लेटर लिखी, जिसमें स्मृति ईरानी मैडम ने यहाँ के जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उनको इन्वॉल्व किया। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो डिपार्टमेंट है वो आ गए, बच्चे के घर गए, उन्होंने देखा बच्चे की कंडीशन। उन्होंने भी रिपोर्ट में लिखा कि बच्चे की जो कंडीशन है बहुत सीरियस है, तो स्कूल को चाहिए कि कंपनसेशन दे। बट उसके बावजूद भी स्कूल एक्सक्यूजेस, वो है, ये है, मैथ में ये चल रहा है, कभी कुछ। तो फिर हमने जो है नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को अगेन मेल लिखा। हमने कहा कि बच्चे की कंडीशन अभी सीरियस है, बच्चा स्टिल बेड रिडन है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस केस में आप देख लिए। तो फिर चाइल्ड राइट कमीशन ने सीरियस नोट्स लिया, जो यहाँ के डिप्टी कलेक्टर है उनको मेल लिखा कि बोला कि अगर आप इस पे एक्शन नहीं लेंगे तो हम आपके खिलाफ समन निकालेंगे, तो आपको एक्शन लेंगे, आपको अपीयर होना है हमारे कोर्ट में। तो उसके बाद जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट हो गई, और हमने अप्रोच किया शीतल नंदा जो कमिश्नर सेक्रेटरी है, IAS मैडम है। तो उन्होंने इस केस में बहुत इंटरेस्ट लिया। उन्होंने बोला कि स्कूल को देना पड़ेगा, अगर ये तो RPD एक्ट के अंडर है और ये तो कोर्ट का जजमेंट है, उनको देना पड़ेगा। तो मैडम ने बहुत सीरियस एक्शन लिया। तो उन्होंने सोशल वेलफेयर को लिखा, बोला कि आप डिप्टी कमिश्नर को इन्वॉल्व कीजिए और SSP श्रीनगर को इन्वॉल्व कीजिए। तो अगर इस मामले में पुलिस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो स्कूल सीज करे, क्योंकि उन्होंने अभी तक जजमेंट नहीं किया है, तो आप इन्वॉल्व कीजिए। तो उसके बाद जो सोशल वेलफेयर है उन्होंने अब SSP श्रीनगर को लिखा है और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को लिखा है। तो रिसेंटली बिफोर 15 डेज डिप्टी कमिश्नर ने एक समन निकाली जिसमें प्रिंसिपल DPS को बुलाया। तो DPS प्रिंसिपल आया था, तो उन्होंने बोला कि ऑलरेडी मैक्ट में है सर केस, मैक्ट। फिर डिप्टी कमिश्नर ने बोला नहीं, ये तो RPD एक्ट के अंडर केस है, तो यहाँ तो जजमेंट में लिखा गया है मैक्ट इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस केस इज अंडर RPD एक्ट, तो आपको देना पड़ेगा। तो उसके बाद जो ये है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल वहाँ प्रेजेंट था और पेरेंट भी प्रेजेंट था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आप पेरेंट को बुलाइए, तो हम रिसिप्ट इससे मांगेंगे तो हम देंगे, जितना भी कंपनसेशन होगा तो हम देंगे। तो फिर पेरेंट स्कूल आफ्टर 3-4 डेज पेरेंट विजिट कर रहा है स्कूल, जिसमें वहाँ से स्कूल उनको बोल रहा है कि हम आपको 1.5 लाख रुपए कंपनसेशन देंगे, जबकि पेरेंट के पास रिसिप्ट है 8 लाख रुपीज़ के। वो भी कौन से जो उनका बाहर का खर्चा आया है उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, जो यहाँ का खर्चा अभी तक आया है, अभी स्टिल वो अभी रिहैबिलिटेट नहीं हो चुका है। तो उसके बाद हमने वापस जो नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स उनको हमने वापस लिखा कि मैडम यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। तो फिर रजिस्ट्रार ने फाइनल रिमाइंडर भेजा डिप्टी कमिश्नर को, बोला कि दिस इज़ अ फाइनल रिमाइंडर एंड अर्जेंट मैटर है, तो आपको या तो आपको अपीयर होना है कोर्ट हमारे कोर्ट में, तो या तो आप इस पर देख लीजिए। तो हमने मीटिंग, उसके बाद हमने एक तो वो नोटिस गई डिप्टी कमिश्नर को, फिर हमने मीटिंग डॉक्टर चिंतनजीत कौर और पेरेंट्स शीतल नंदा मैडम जो कमिश्नर सेक्रेटरी है अभी सोशल वेलफेयर में, उनके साथ मिली। तो उन्होंने भी सीरियस इस मामले को लिया और डिप्टी कमिश्नर को इमीडिएट कॉल किया, बोला कि इस मामले में इमीडिएट हमें चाहिए कि आपको क्या मतलब लग रहा है, तो इसमें आप स्कूल को इमीडिएट एक्शन लीजिए।
तो अब बिफोर 5 डेज जो स्कूल डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल को और बुलाया है, तो स्कूल का प्रिंसिपल आया था और बाकी मैनेजमेंट आए थे, जिसमें अब स्कूल कह रहा कि हम रेडी है 4 लाख देने के लिए। तो बट डिप्टी कमिश्नर ने जो है उन्होंने बोला कि पेरेंट के पास ऑलरेडी 8 लाख रुपीस की रिसिप्ट है, तो कम से कम इसको आप 6 लाख रुपीस दीजिए, ताकि पेरेंट इसमें फर्दर ट्रीटमेंट जो है, फर्दर रिहेबिलिटेशन है वो कर सके। तो अभी हम वेट कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर का, हम स्कूल का वेट कर रहे हैं कि वहां से क्या फैसला बड़ा आएगा। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये स्कूल की ओर से। मतलब 8-10 लाख रुपया डीपीएस जैसे स्कूल के लिए कुछ नहीं है, तो आप लोगों ने मीडिया में अप्रोच नहीं किया कभी इस टॉपिक को लेके? सर अब देखिए कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है, जब ये यहाँ पर जो भी हम कहेंगे खुद को कहते हैं डिसेबल राइट एक्टिविस्ट, या कोई है वो खुद को कहता है चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट। जब हमने ये केस लिया तो हमने सोशल मीडिया पे डाल दिया, क्योंकि आजकल जो आप देखते हैं फेसबुक हो, ट्विटर हो, तो सब देख लेते हैं वीडियो, तो सब जो कश्मीर में डिसेबिलिटी पर काम कर रहे हैं तो सब ने देख लिया, बट नोबडी अप्रोच अस। हमने केस लिया, उन्होंने बोला कि ये केस है डीपीएस के खिलाफ है, तो मुझे नहीं लगता है उनको बहुत सारा अप्रोच है, तो आपको हक मिलेगा, बच्चे को हक मिलेगा। बट उसमें जो डॉक्टर चिंतनजीत मैडम का बहुत अच्छा रोल रहा, उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा हम लड़ेंगे, अगर हमें हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा हम लड़ेंगे। तो बट यहाँ पर जो बाकी है डिसेबल राइट एक्टिविस्ट जो कहते हैं खुद को, कोई हमें सामने नहीं आया। और बट हम बहुत शुक्रगुजार है बाहर की टीम का, जिसमें मैंने पंकज मारू सर है, या रूबी सिंह है, या अकील पॉल है सेंस इंटरनेशनल के, उन्होंने एक कैंपेन change.org पे बनाई, उसमें 4000 जो अक्रॉस द कंट्री है लोग हैं, उन्होंने साइन द पिटिशन में अपना साइन डाला। तो हम बाहर के लोगों ने हमें बहुत अप्रोच किया, जिनका मैंने नाम लिया, रूबी सिंह ने बहुत इस पर हमें रूबी सिंह, अकील पॉल हो या पंकज मारू हो, उनकी तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिला। बट यहाँ जो है, यहाँ हमें मतलब मीडिया को हम अप्रोच करते हैं, वो आज एक स्टोरी बोलते हैं, कल दूसरी स्टोरी बोलते, हाँ करेंगे ये करेंगे, बट उनका अपना ये इंटरेस्ट होता है। किसी जर्नलिस्ट का बेटा उस स्कूल में पढ़ता है, किसी ऑफिस का बेटा। थैंक यू सो मच, आपने ये शेयर किया और उम्मीद है कि जस्टिस मिलेगा इस केस में। चिंतनजीत कौर जी, आप ये बताएं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, तो अगर आप लोगों से किसी को कांटेक्ट करना है तो आप अपनी ईमेल आईडीज वगैरह बताएं कैसे, और जाते जाते आप लोगों का क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए? मेरा ईमेल आईडी है chintanjeetkor@gmail.com। तो कोई भी किसी चीज में भी बात करनी हो, मोस्ट वेलकम। स्पेल कर दीजिए और एक बार। हाँ जी, ईमेल आईडी स्पेल कर दीजिए। हाँ, ChintanjeetKour chintanjeetkor@gmail.com। तो मोस्ट वेलकम। आप कोई भी सजेशन, फीडबैक, कंप्लेंट, कोई भी बात कर सकते हैं। और जाते जाते सबके लिए यही संदेश है कि अब हम वे फॉरवर्ड देखें, आगे की हम कंट्रीब्यूशन देखें, हर कोई अपने लेवल पे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, ताकि हम एक ये इंक्लूजन का जो सपना है उसे मुमकिन बना पाए, और छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके आगे चलें, जो प्रोविजंस हैं उनको अच्छे से अवेल कर पाएं, और इन लोगों को अच्छे से एम्पावर कर पाएं, और एक प्रिवेंटिव अप्रोच जो है डिसेबिलिटी को लेके वो भी लाएं, और कलेक्टिवली हम सब मिलके आगे चलें और बढ़ते रहें, और इसी तरह इस कॉल पे काम करते रहें। जी धन्यवाद। जाहिर साहब, आपका क्या मैसेज रहेगा और आपकी ईमेल आईडी? मेरा ईमेल आईडी है info@stdfjk2013@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ, info@stdfjk2013@gmail.com। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ शेयर करना है या कुछ इन्फो चाहिए, तो वो इस मेल पे मुझे। जाहिर साहब, आप एक बार अपना फोन नंबर भी बोल दीजिए। 9858433611, ये मेरा नंबर है। इस पे व्हाट्सएप भी है। किसी को भी कोई मैसेज हो या कोई हेल्प की जरूरत हो, ऑलवेज वेलकम।
और जाते जाते मेरा यही मैसेज रहेगा कि अगर हम देखें कि पूरे दुनिया में अभी इंक्लूजन चल रहा है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन पर हम बात कर रहे हैं और हमारे आरपीडी एक्ट में भी लिखा मतलब ये प्रोविजन है, तो हम चाहते हैं कि जो अक्रॉस द कंट्री लोग डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं या डिफरेंट एनजीओज है, डिफरेंट सोशल वर्कर्स है, मतलब इकट्ठे हम इंक्लूजन पे काम करें, ताकि हम इन बच्चों को देखना चाहते हैं मेन स्ट्रीम स्कूल्स में, ताकि पेरेंट को भी वो सोशल स्टिग्मा ना हो। तो ये मेरा मैसेज रहेगा। जी थैंक यू सो मच। मुझे मालूम नहीं है कि मैं कितना इंसाफ कर पाया हूँ इस शो में, क्योंकि इश्यूज इतने हैं कश्मीर में और एक लंबा समय चाहिए इसको डिस्कस करने के लिए, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है। बहुत ही मर्मरिक कहानी आपने सुनाई है जो आपने केस शेयर किया है लिसनर्स के साथ, तो उम्मीद है कि लोगों की पूरी सपोर्ट आपके साथ रहेगी। थैंक यू सो मच आपके कीमती समय के लिए चिंतनजीत जी और जाहिर साहब। डॉक्टर चिंतनजीत कौर इन योर शो, थैंक यू सो मच। सो मच दानिश जी, शुक्रिया और धन्यवाद बहुत बहुत। तो लिसनर्स अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी और पर्सनालिटी के साथ, किसी और इशू पर। तब तक दीजिए इजाजत, इसी तरह सुनते रहिए radioudan.com, A Flight of Life। अगर आप दिव्यांग हैं और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। नैप दिल्ली और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन दिव्यांग जनों को वैक्सीन लगवाने में मदद कर रही है। अरे कहाँ चले कोविड को साथ लेके, मास्क को नाक के नीचे रख के, सुन लो ये धुन गोल्डन वॉइस की तुम, चलो कोविड की बैंड बजाए हम और तुम, चलो चलो वैक्सीन लगाए, चलो 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 कोविड की बैंड बजाए, चलो 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 वैक्सीन लगाए, चलो चलो कोविड को भारत से भगाए, चलो चलो। गोल्डन वॉइस सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच कोविड वैक्सीन के प्रति झिझक दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही यह दृष्टिबाधित गायकों के लिए संगीत के क्षेत्र में एक अवसर व मंच प्रदान करता है। और जानकारी के लिए हमें फोन करें 9212 319 671 पर।